मैं मठ में जैसे रहता हूं वैसे ही सार्वजनिक चौराहे पर भी वैसे ही रहता हूं। मैं यहां पर अपने ऑफिस में जिस वेशभूषा में रहता हूं, अपने आवास में भी उसी वेशभूषा में रहता हूं। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। वापस मैं आपको उस मुद्दे पर ला रहा हूं, रामचरितमानस को लेकर जो बात हो रही है, और खास तौर पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको पकड़कर लोगों ने एक इसमें से शूद्र वाला एंगल निकाल लिया और कहा है कि रामचरितमानस डिवाइड करती है। आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, जिस मंच पे इसकी व्याख्या मुझे करनी होगी वहां जरूर करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, ये विकास और निवेश जैसे मुद्दों से प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए उस पार्टी की शरारत का एक हिस्सा है जिसके एजेंडे में कभी विकास नहीं था, कभी जिसके एजेंडे में कभी निवेश नहीं था, और जिनके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के वासियों को पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। नमस्कार, लखनऊ से इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, और सनातन धर्म में जो विश्वास रखते हैं उन्हें भी बहुत इंतजार था, और जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें भी उतना ही इंतजार था। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद जी। बहुत दिन के बाद आज आपसे इस तरह मुलाकात हो रही है, और आप मीडिया से लगभग 1 साल से दूर हैं। कोई खास वजह थी? आप मीडिया से आपने बात करना ही, इंटरव्यू देना ही बंद कर दिया? मीडिया में सबसे ज्यादा मेरे समाचार ही छपते हैं। बिना इंटरव्यू दिए? नहीं, बिना इंटरव्यू दिए नहीं। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के 2 महीने के अंदर ही आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा का उपचुनाव आ गया। उपचुनाव के तत्काल बाद विधान परिषद के 36 सीटों के चुनाव आ गए। इसके बाद फिर उपचुनाव आ गए। दूसरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी हम लोगों के लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे, तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से मीडिया से तो हमारा इंटरेक्शन लगातार बना रहा है। तो आपको ये जो पहले तो स्टारडम था आपका, अब आपका सुपर स्टारडम हो गया है, ये कैसा लगता है अभी आपको? देखिए, हम लोग जो पहले थे वही है। हाँ, उत्तर प्रदेश को मीटर गेज से अब हमने बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ा दिया है, और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। योगी जी, आप एक बड़े यूनिक संत हैं। संत तो देश में और हमारे समाज में बहुत हैं। आप एक संत भी हैं, प्रशासक भी हैं, और आजकल जो ग्लोबल समिट की, इन्वेस्टमेंट समिट की बात आप कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि अब आप अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। तो एक ऐसा संत जो अब इकोनॉमी की बात भी करता है, फाइनेंस की बात भी करता है, तो एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन आपने बनाया है। देखिए, हम लोगों ने जीवन को एकांकीपन के साथ नहीं, समग्रता के साथ जीने पर विश्वास किया है, और कभी हम लोगों ने इस बात विकास का कभी विरोध नहीं किया। वो ठीक है, मेरे बाने को देख करके लोग पहले क्या बोलते थे या क्या सोचते थे, मैंने कभी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। लेकिन मैं 1998 से लेकर के 2017 तक देश की संसद में था। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी। 2017 से मैं प्रदेश में हूं, मुख्यमंत्री के रूप में यहां सेवा कर रहा हूं। हमने अपनी पार्टी की विचारधारा और उनके मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए विकास को फोकस किया है,
और समग्र विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें निवेश भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य भी आते हैं, लोक कल्याणकारी वे सभी कार्यक्रम आते हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन के वाहक हो सकते हैं। और हमने राज्य के अंदर उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है जो जन अपेक्षाएं थी और जो डबल इंजन सरकार से लोग उम्मीद करते थे। जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मुझे याद है तब भी मैंने यहीं आपका इंटरव्यू किया था। उस समय लोग सोचते थे कि आप एक संत हैं, चलो सांसद तो हैं, अच्छा काम किया सांसद रहते हुए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सरकार चला नहीं पाएंगे। यहाँ अफसरशाही बड़ी मजबूत है और सरकार आप नहीं अफसर ही चलाएंगे। पहले आपके बारे में ये इंप्रेशन था, फिर आपने उसको ठीक किया, फिर आप एक सख्त प्रशासक की तरह फिर आपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया। अब मुझे लगता है एक नया फेज है जब आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के बाद अब आप इकोनॉमी पर, फाइनेंस पर और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आपने एक वेल प्लान्ड तरीके से आपने ये रोड मैप बनाया था कि एक एक करके पहले ऐसे करेंगे और फिर बाद में आखिर में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ भी हम परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं, इसका श्रेय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोग कुछ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यहां की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के लिए कुछ करने में हम लोग कुछ सफल हो पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इस विकास की बहुत दिनों से एक तमन्ना थी उसकी, लेकिन लाएगा कौन? जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति नहीं। हमें प्रदेश को समझना पड़ेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए योजनाओं को बनाना पड़ेगा और देश के अंदर ये विकास की सोच, जो समग्र विकास की सोच हो, जिसमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी के साथ भेदभाव हुए बगैर परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद के लिए कोई स्थान न हो, सबका साथ और सबके विकास के इस भाव को ध्यान में रख करके कार्यक्रम आगे बढ़े। 2014 के बाद वो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश ने उसी को अंगीकार किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अच्छा, मैंने देखा कि मैं सवाल कुछ भी पूछूं, आप जवाब जो आपको देना है वही देते हैं। नहीं, मैं जवाब वही दे रहा हूं जो आपका प्रश्न है। नहीं, पर मैं आपसे कई पर्सनल सवाल भी पूछता हूं। जैसे हर सवाल में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपका एक निजी व्यक्तित्व इसमें कहां आता है। पर मैंने ये देखा आप अपने निजी व्यक्तित्व के बारे में बात ही नहीं करते, या तो पार्टी या प्रधानमंत्री। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन है ही नहीं। एक संत का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है और हम लोग सफल इसलिए हैं क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो विचार है वही व्यवहार भी है। जब आचार और विचार में परस्पर विरोध होता है तो जन आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति नहीं बन सकता, जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकता। आचार और विचार में जब परस्पर समन्वय हो तो जन विश्वास का प्रतीक बनेगा और व्यवहारिक धरातल पर हर एक कार्य को उतार करके परिणाम सामने लाएगा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब कुछ देखने को मिला है। मैं मठ में जैसे रहता हूं वैसे ही सार्वजनिक चौराहे पर भी वैसे ही रहता हूं। मैं यहां पर अपने ऑफिस में जिस वेशभूषा में रहता हूं, अपने आवास में भी उसी वेशभूषा में रहता हूं। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। आपकी इस वेशभूषा से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है। शुरू में लोग आपको स्वीकार करने में उनको परेशानी हो रही थी कि एक भगवा पहने एक संत मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। आपने भी इस परेशानी का सामना किया? हमेशा करते हैं, लेकिन उनका काम
और उनकी सोच, देखिए जिसकी जितनी सोच होगी, जितना विवेक होगा, उन्हें हम उसके लिए दोषी क्यों ठहरा देते हैं? ईश्वर ने उनको जब उतना ही सोचने की सामर्थ्य दी है, उससे ज्यादा की अपेक्षा क्यों करते हैं? इसलिए उधर बहुत ध्यान नहीं देता मैं। अपने उस एजेंडे को जो पार्टी ने तय किया है, जो शासन ने तय किया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में विश्वास करता हूं, और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का परिणाम है आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक जीवन में लगते रहे हैं, लगेंगे भी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें परिणाम पे फोकस करना पड़ेगा, और जब परिणाम आएंगे सबके मुंह अपने आप बंद होंगे। अब मैं आपकी सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बात करता हूं, जो आप यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अभी आप करने जा रहे हैं। 17 लाख करोड़ का आपने एक टारगेट रखा। ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि आपकी पूरी यूपी की अर्थव्यवस्था 18.5 लाख करोड़ के आसपास की है, और 17 लाख करोड़ लगभग उतना ही आप यहां निवेश लाना चाहते हैं। अब कोई उद्योगपति आज आपसे ये पूछे कि मैं उत्तर प्रदेश में क्यों पैसा लगाऊं, मैं महाराष्ट्र में क्यों ना लगाऊं, पश्चिम बंगाल में क्यों ना लगाऊं, राजस्थान में क्यों ना लगाऊं, पंजाब में क्यों ना लगाऊं, तो उसे आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल जो जीडीपी है आज के दिन पर, वह 23 लाख करोड़ से ऊपर की है, और पिछले 6 वर्ष में ये लगभग दुगनी हुई है। हमने जब सत्ता संभाली थी, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वह लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की थी। आज वह 23 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है, और जितने की उत्तर प्रदेश की जीडीपी होगी, उससे ज्यादा का निवेश हम यूपी के अंदर करवाएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। दूसरा, निवेश की और औद्योगिक विकास की कुछ शर्तें हैं जो उसकी आधारभूत आवश्यकता है। सबसे पहले सुरक्षा, कानून का राज हो, उसकी गारंटी यूपी दे सकता है। कनेक्टिविटी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास आज के दिन पे है। इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, यह यूपी के पास है। यूपी के पास अच्छे एक्सप्रेस हाईवेज हैं, यूपी के पास अच्छे एयरपोर्ट हैं, एयर कनेक्टिविटी यूपी की बेहतरीन सबसे अच्छी है आज के दिन पे, और यूपी के पास अब लैंड लॉक्ड स्टेट से बाहर हट करके हम लोग वाटरवे से भी जुड़ चुके हैं। पूर्वी बंदरगाह से, हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुके हैं। मेट्रो की सबसे अच्छी सेवाएं देश के अंदर हमारे पास हैं। रैपिड रेल यूपी का प्रारंभ होने वाला है। तो डबल इंजन सरकार की स्पीड के साथ जब विकास दर दिखाई दे रही हो, वह यूपी के अंदर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने जो रिफॉर्म किए हैं, 14वें स्थान से 2वें स्थान पर यूपी आया है, और इसमें भी यूपी ने और सुधार किए हैं। यानी हमारा कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडोज का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यह देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र प्लेटफॉर्म हमारे पास है। 350 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल सकती है। एमओयू होने के बाद उसकी एक मॉनिटरिंग करने के लिए निवेश सारथी हमारे पास है जी, और निवेश जमीनी धरातल पर उतरने के बाद इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमारे पास है, जो ऑनलाइन जिसकी मॉनिटरिंग करके हर एक निवेशक को उसका इंसेंटिव प्राप्त हो सकता है। ये तीनों की गारंटी यूपी दे रहा है। 2017 यूपी के पास सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं, जो किसी भी औद्योगिक निवेश की एक प्राथमिक शर्त होती है। और 64 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड, 64,000 एकड़ से अधिक लैंड बैंक के रूप में हमारे पास मौजूद है, जहां पे हम निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में पूरी तरह सक्षम है।
इन चारों पर, और मैन पावर, स्किल एंड अनस्किल मैन पावर सबसे ज्यादा यूथ यूपी के पास है, तो फिर यूपी पीछे क्यों हटेगा? और यूपी के पास योगी भी है। नहीं, मैं तो सबके सेवा के लिए समर्पित हुई। आपने अपना जो लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रखा है अगले 5 साल में। इसका मतलब है 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी आप बनाएंगे, और अगर कैलकुलेट करें तो हर साल आपको 10 से 12 लाख करोड़ का विस्तार करना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल लक्ष्य है कि आप समझिए कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो T20 मैच आप खेल रहे हैं, लेकिन हर बॉल पर आपको छक्का मारना पड़ेगा। देखिए, छक्के के आगे भी अगर कोई बॉल पड़ सकती तो यूपी वहां की यात्रा करने को तैयार है। योगी जी, एक हमारे दर्शकों को भी ये लग रहा होगा आज कि हमारे दर्शकों ने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए देखा है, बुलडोजर की बात करते हुए देखा है, हिंदुत्व की बात करते हुए देखा है, इकोनॉमी की बात करते हुए, फाइनेंस की बात करते हुए, आंकड़ों की बात करते हुए। ये एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि योगी जी ने असल में BSc किया है मैथ्स में, तो आपकी वो डिग्री अब जरूर काम आ रही होगी आपके। देखिए, डिग्री के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के उन चुनौतियों से जूझते हुए, दूसरा व्यावहारिक जीवन में अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके साथ कार्य करते हुए जो अनुभव हुए हैं, वह एक नया व्यावहारिक ज्ञान होता है और वह महत्वपूर्ण होता है। और उन सभी चीजों को लेकर के समग्रता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह हम लोगों को एक नई ऊर्जा देता है। अब मैं अगले विषय पर आता हूं। 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा रोड मैप भी बताया कि बजट को लेकर घर घर जाइए और सरकारी योजनाओं को लेकर घर घर जाइए। आपका अपना आकलन, या ये कह लीजिए कि आपकी अपनी भविष्यवाणी 2024 के बारे में क्या है? देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छे बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 2019 से अच्छी सीटें 2024 में आएंगी। आपको कभी वो दबाव महसूस होता है, जैसे टीम में एक ओपनिंग बैट्समैन होता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये तो शतक लगाएगा ही हर मैच में, इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, आपसे हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि अब आप 70+ सीटें तो आप लाएंगे ही। ये 100% आएगा। उम्मीद वही होती है जहां आने की संभावना होती है, और उत्तर प्रदेश उन्हीं संभावनाओं वाला प्रदेश है। आजकल योगी जी, आपने एक नया एजेंडा बनाया जिस पर बहुत चर्चा हो रही है। जब आपने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक राष्ट्रीय धर्म है, उसको लेकर लोग बड़े अनकंफर्टेबल है। और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा सनातन धर्म पर हमले भी बहुत हो रहे हैं, साधु संतों को लेकर भी तरह तरह की बात की जा रही है और कहा जाता है कि भाई ये तो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो जादू टोना करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। जब एरोप्लेन नहीं आया होगा और पुष्पक विमान की चर्चा हुई होगी तो लोगों को लगा होगा कि क्या बात कर रहे हैं सब। महर्षि भारद्वाज के विमानन शास्त्र के बारे में जिन लोगों ने उस समय पढ़ा होगा, और खासतौर पर पश्चिम के लोगों ने, तो उन लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे सब तो एक कपोल कल्पना है। या भारतीय दर्शन जिन बातों को कहता रहा है, जिन लोगों ने व्यावहारिक जीवन उस रूप में नहीं देखा है, जिन लोगों को बाह्य दृष्टि और भौतिक दृष्टि ही सब कुछ नजर आती है, उनके लिए सब कपोल कल्पना ही होगी। लेकिन आज जब जहां तक सनातन धर्म की बात है, हर देश का अपनी एक आत्मा होती है जो उसको संजीवनी देती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके विपरीत परिस्थितियों में सदैव उसका संबल बनती है। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। और इसलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यह धर्म और मत और मजहब के भेद को हमें समझना होगा। धर्म एक जीवन पद्धति है, मत और मजहब एक उपासना विधियां हैं,
इन दोनों को हमें समझना होगा। जो समझ पाएगा वह इसके मर्म को समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो अपनी व्याख्या करेगा, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना प्रत्यालोचना होता रहेगा। या ये कह लीजिए कि जिसको समझ में आ गया वही रहेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं रहेगा। नहीं, अब ये आपकी सोच हो सकती है, हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आह्वान सबको करेंगे। पर आप ये जरूर एक इशारा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि ये सनातन धर्म एक वृक्ष की तरह है और जिसे भी भारत में रहना है इसी वृक्ष के छत्र छाया में रहना होगा। मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा सनातन धर्म ही करेगा, और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर हर जगह ये बात है, मैं बड़ा, ये मेरा ये तेरा। अकेले सनातन धर्म इस बात की गारंटी देता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी सोच के लोग ही बोलते हैं। विराट सोच के लोगों के लिए तो पूरा दुनिया ही एक कुटुंब है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और यही सनातन धर्म का उद्घोष है। तो जो लोग गजवा हिंद का सपना देखते हैं, जो लोग खालिस्तान का सपना देखते हैं, जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, जो माओवादी हैं, वो तो आपके इस विचार को का बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे और इस देश को फिर से पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। कभी सफल नहीं होंगे। ये नया भारत है, कभी वे सफल नहीं होने वाले हैं। और नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है, और G20 का समिट इसका उदाहरण भी है। जी, अब ये नया भारत में भी दो रूप आ रहे हैं। एक तो जो नया भारत जिसकी आप बात करते हैं, और एक राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की जो विचारधारा है और भारत जोड़ने की जो बात हो रही है, इसका आकलन कैसे करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी राजनीतिक पार्टी है और वह अपनी नकारात्मकता के कारण लगातार गर्त की तरफ जा रही है। अगर कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं तो देश और आम जनमानस क्यों सोचेगा? किसी भी राष्ट्रीय इशू में और सरकार के साथ में नहीं खड़े होते। देश के अंदर रहेंगे तो देश का विरोध करेंगे, आपस में लड़ाने की बात करेंगे। देश के बाहर जाएंगे तो देश की निंदा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, और जब सत्ता में जाना हो तो उत्तर प्रदेश को मोहरा बनाने का काम भी करेंगे। जनता इस दुविधापूर्ण चरित्र से उब चुकी है। आपने एक बात नोट की होगी कि जो विदेशी रिपोर्ट्स आजकल जो आ रही हैं, विदेशों से जो सब चीजें आ रही हैं, ताजा ये है, आप देखिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें अडानी का ये जो स्थिति पैदा हुई, इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इससे पहले बाकी के अलग अलग जो एनजीओज हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, जो कट्टर हिंदूवादी ताकतें हैं वो यहाँ मजबूत हो रही हैं। तो ये जो विदेशी रिपोर्ट्स हैं ये हमारे देश की राजनीति में बहुत एक अहम रोल प्ले कर रही है। ये चीजें जब भी चुनाव आते हैं उसके आसपास इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन नेतृत्व के प्रति देश की जनता के मन में जो विश्वास है वह बड़ी बात है। और इस पे कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले विपक्ष को भी उन साजिशों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रची जा रही है। सनातन धर्म पर जो हमले हैं अचानक से आपने देखा होगा बढ़ गए होंगे। अब
जब सनातन धर्म से जुड़ा कोई संत कोई बात करता है तो उसको कहते हैं तो चमत्कार दिखा रहा है, जादू टोना कर रहा है। दूसरे धर्मों से जुड़े हुए जो लोग हैं जब वही वो काम करते हैं तो उसको वो बहुत राशनल मानते हैं। मदर टेरेसा अगर कहे तो उसको वो बोलते हैं कि ये दैविक शक्ति है। लेकिन हमारा कोई संत अगर कोई चीज भविष्यवाणी कर दे तो कहते हैं कि ये जादू टोना कर रहा है। ये आपको क्या लगता है कि जानबूझकर इस समय ये हो रहा है ताकि? देखिए, यही दोहरा चरित्र तो उनको हमेशा कटघरे में भी खड़ा करता है, उन्हें अविश्वसनीय भी बनाता है। हमने अपनी बात किसी पे थोपी नहीं है, हमारे किसी संत ने किसी पे अपनी बात नहीं थोपी है। आपको अच्छा लगता आप देखिए, नहीं लगता मत देखिए। आपको जो पसंद आए वो करिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी को कोई बाधा नहीं, लेकिन उसके नाम पर आप पूरे देश को कोसिए मत। उसके नाम पर आप देश को गाली नहीं दे सकते। पूरे भारत को और भारत की आत्मा को पर कुठाराघात नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इसकी छूट और इसकी इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। पर आप देखिए, रामचरितमानस के बारे में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां आजकल की जा रही हैं, किसी और धर्म के ग्रंथ को लेकर ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी असलियत समाज समझ चुका है। आपकी लोकप्रियता के बारे में बात करते हैं। आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है हाल के दिनों में। पहले मैंने आपको कहा, पहले आप स्टार थे, फिर सुपरस्टार हुए, अब तो उससे भी शायद ज्यादा आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और आप हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय के तौर पर लोगों के सामने हैं, उसमें भी हार्डलाइनर हिंदुत्व। तो आप अपनी इस छवि से बिल्कुल सहज हैं? इस छवि के साथ आपने जानबूझकर ऐसी बनाई है या आप? देखिए, मैं एक योगी हूं और ये एक योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूं। न मैं हार्ड हूं न सॉफ्ट हूं, मैं केवल एक योगी हूं और योगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। देखिए, पहले जब वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी जी सॉफ्ट चेहरा माने जाते थे, आडवाणी जी हार्डलाइनर माने जाते थे। फिर आडवाणी जी आए तो मोदी जी हार्डलाइनर माने जाने लगे। मोदी जी आए तो अब योगी जी जो हैं, मोदी जी एक सॉफ्ट फेस दिखते हैं और आप हार्डलाइनर। तो ये पूरी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी में एक चेंज चली आ रही है। देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और हिंदुत्व ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, और केवल हिंदुत्व होता है और वह भारत की जीवन पद्धति होती है और कोई शब्द नहीं है। भारत की जो मूल जीवन पद्धति है वही हिंदुत्व है, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर आप बहुत आजकल लोकप्रिय हैं। आपके मैं लगातार देखता हूं, आपके मीम्स भी बनते रहते हैं, आपके वीडियोस भी चलते रहते हैं और सब जगह, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। तो इसके पीछे कोई आपकी सोशल मीडिया टीम काम करती है? आपकी ऑर्गेनिक लोकप्रियता है? और कई बार ऐसा होता है कि लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी खतरनाक होती है। देखिए, मेरी कोई टीम नहीं है और हमारी कोई टीम अलग से काम नहीं करती है। कौन लोग हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को स्वयं जांच करनी चाहिए जी। और देखिए, आप सोशल मीडिया को एनालिसिस करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जी, उसके माध्यम से जांच करनी चाहिए, सही तथ्य सबके सामने आ जाएंगे। अलग अलग जो सर्वेज होते रहते हैं आजकल, उसमें एक सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर का ही था, मूड ऑफ द नेशन। उसमें बताया गया कि इस समय आप सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। 39.1% लोगों ने आपको वोट दिया, मतलब आपको अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी ऊपर रखा। तो आप कह सकते हैं, आप खुद भी ये मानते हैं कि आप भारत में नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छा हूं और मैं ये भी नहीं मानता मैं बुरा हूं। मेरे लिए अच्छा और बुरा दोनों में
समत्व भाव रखने की सामर्थ्य है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं। पार्टी के द्वारा दिए गए उस एजेंडे को जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी हो, उसको लागू करने का प्रयास करता हूं और उसको प्रयास करने के लिए निरंतर जो भी अपने स्तर पर जिस भी प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उस कार्यक्रम को लेकर के चल रहा हूं। हमने ये भी एक सर्वे किया कि भारत में नेतृत्व को लेकर लोगों के दिमाग में किस किस के चेहरे आते हैं। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी तो उसमें बहुत ही आगे हैं और पहली चॉइस पूरे देश की वही है, लेकिन उनके बाद जिनके बारे में बात होती है उसमें भी सबसे आगे आप ही का नाम आता है। देखिए, मैं किसी भी पद के लिए दावेदार नहीं हूं। मैं योगी हूं और योगी के रूप में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहेंगे या कभी दिल्ली भी जाना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश में ही मेरी रहने की इच्छा भी है। बाकी मेरी कोई अन्य इच्छा भी नहीं है। पर आप कभी इस तरह के सर्वेज को देखते हैं, इस तरह की जो सोशल मीडिया पर आपके लेकर जो इतनी फुर्सत हो तब कोई देखे ना। तो आप कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। आपने अभी हाल ही में एक फिल्म आई पठान, वो देखी? देखिए, मैं फिल्मों को सॉरी मैं देख नहीं पाता हूं, ना मेरे पास इतना समय ही हो पाता है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी के राज्य में देखिए, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं, साहित्यकारों का पूरा सम्मान करता हूं। जिसके अंदर कुछ भी प्रतिभा है उसको हम पूरा सम्मान देते हैं। इतना समय नहीं होता है कि हम फिल्मों को देख पाएं या किसी अन्य उसको देख पाएं, लेकिन कोई भी कलाकार और किसी भी साहित्यकार का या जिसके अंदर कुछ भी प्रतिभा है उसको भरपूर सम्मान अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी और शासकीय स्तर पर भी हम लोग देते हैं। अभी हाल ही में आप मुंबई गए थे तो वहां आप बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से आप मिले थे। हाँ। उस मीटिंग का क्या एजेंडा, आप क्या चाह रहे हैं उनसे और रिस्पांस कैसा मिला आपको? देखिए, मैं मुंबई गया था उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो को लेकर के। रोड शो में मैं उद्योगपतियों से भी और निवेशकों से भी मुलाकात मैंने की थी। वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों और बैंकर्स के प्रमुखों के साथ मैंने दूसरी बैठक की थी और तीसरी बैठक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मैंने की थी। तीनों बैठक मेरी बहुत सफल थी और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी फिल्म सिटी बहुत जल्दी आने वाली है। इसको लेकर के मुझे उनके साथ संवाद बनाना था और उनके साथ संवाद बनाने के साथ साथ कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में उनकी राय भी लेनी थी। उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादातर की राय बहुत पॉजिटिव थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे या उनको कोई कार्यक्रम करने या यहां पर कोई भी अन्य आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया था। उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी। मैंने उनको कहा, आप एक बार यूपी में आके देखिए। आपने नोट किया होगा उत्तर प्रदेश में पारंपरिक तौर पर, आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले से ही हिंदी फिल्मों में उत्तर प्रदेश का जब चित्रण किया जाता है तो कोई अपराध की कोई कहानी होती है, कोई किडनैपिंग की कोई कहानी होती है, इस तरह की कहानियों में उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि रखी जाती थी इससे पहले। तो आपको लगता है उसको बदलने का समय आ गया है? अब उत्तर प्रदेश की पहचान राम जन्मभूमि से और काशी विश्वनाथ धाम से है। अब उत्तर प्रदेश उससे उभर चुका है। जी, अभी मैं वापस उस फिल्म पर ही आता हूं। पठान फिल्म को जब आई तो उसमें एक देश दो हिस्सों में बंट गया, पोलराइजेशन हो गया और ऐसा लगने लगा कि जो इस फिल्म को देखेगा वो एंटी नेशनल है और जो है वो एक कई लोगों ने उस पर बयानबाजी शुरू कर दी। क्या आपके राज्य में भी उस फिल्म का विरोध हुआ या आपने उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझते हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विरोध कहीं नहीं हुआ था। एक जगह वो आपसी विवाद था। वहां पे एक दर्शक उस पूरी फिल्म को रील बना रहा था उसका, इसको लेकर के सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने उसको रोका था, तो इसी में उन लोगों में विवाद हुआ था। तो मैंने पूछा, मैंने कभी रील क्यों बनाना चाहता था? तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया में फिर उसको लेकर के उसको काफी इन लोगों को नुकसान होता है, इस बात को लेकर के उस विवाद हुआ था। शेष अन्य कोई विवाद यहां पे नहीं था। हम एक बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी कोई इस प्रकार की कोई फिल्में आती हैं या कोई इस प्रकार के मंचन होते हैं, जन भावनाओं का सम्मान जरूर होना चाहिए।
प्रस्तुतिकरण के साथ साथ उन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए जिनके लिए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, और किसी को भी सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने या भावनाओं को भड़काने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। जी योगी जी, आपने देखा होगा आजकल हर मुद्दे को लेकर उसका एक सांप्रदायिक एंगल सामने आ जाता है। जैसे हल्द्वानी में हुआ, अतिक्रमण हुआ और जब वहां बुलडोजर पहुंचा तो उसका एक अलग ही एंगल सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में आप इस तरह की स्थितियों से कैसे डील कर सकते हैं? और मान लीजिए हल्द्वानी जैसी घटना अगर आपके राज्य में हुई होती तो आप क्या करते? देखिए, अब वहां की क्या परिस्थितियां थी ये वहां का अपना विषय है। उत्तर प्रदेश अपने पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशन यहां पर किए हैं और पूरा होमवर्क करने के बाद ये सब चीजें होती है, और हमने सफलतापूर्वक इस प्रकार के किसी भी विकास के मार्ग में बाधक बने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक यहां पे लागू भी किया है। अपने बड़े से बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित किए हैं। जी, आपकी एक तस्वीर थी चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आए थे, आप और प्रधानमंत्री मोदी उसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। तो हम चुनावों में सुनते थे कि एक फॉर्मूला होता है MY, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, जिसमें पार्टियों ने लंबे समय तक उस कॉम्बिनेशन को लेके चुनाव जीते। अब इस MY का मतलब बदल गया है। अब इस MY का मतलब हो गया मोदी जमा योगी। आपको ऐसा लगता है कि वो तस्वीर एक्चुअली बड़ी आइकॉनिक थी और वो तस्वीर बहुत सारी चीजों को चित्रित करती है, और वो तस्वीर वाकई में डबल इंजन भी उसी तस्वीर में छिपा हुआ है, और उस तस्वीर ने एकदम चुनावी तस्वीर को बदल दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। स्वाभाविक रूप से किसी भी चुनाव में मोदी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। 2014 रहा हो, 2017 रहा हो, 2019 रहा हो या 2022, तो मोदी जी के ही नाम पर और पिछले 9 वर्ष के अंदर हुए कार्यों को पूरा देश भी देख रहा है, और भारत की 140 करोड़ की आबादी भी उसको महसूस कर रही है। क्योंकि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं जो इन कार्यक्रमों से और उन कार्यों से किसी न किसी रूप में लाभान्वित न हुआ हो या उससे जुड़ा हुआ न हो या उस परिवर्तन का साक्षी न बन रहा हो। तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो उत्तर प्रदेश में होना ही था। जी, अब देखिए राम मंदिर तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो राम मंदिर के नाम पर जो लोग आपको वोट देते थे अब उनकी अपेक्षाएं और आगे बढ़ गई, क्योंकि राम मंदिर तो आपने कर दिया, 370 भी आपने कर दिया। अब लोग शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आपसे मांगेंगे अगले चुनाव से पहले, शायद आपसे POK मांगेंगे। तो क्या उन मांगों को पूरी करने के लिए सरकार तैयार है, बीजेपी तैयार है? देखिए, हमारे यहां एक बात कही गई है कि अभी तो जो ये कार्यक्रम थे, जनता के सामने जो बातें कही गई थी या जो जन अपेक्षाएं थीं, अगर हमने नहीं भी कहा तब भी अगर वो देश की आवश्यकता थी, उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अब उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का एक अवसर देशवासियों के सामने, प्रदेशवासियों के सामने है। ये उन जन भावनाओं को पहली बार आजादी के बाद सम्मान मिला। एक दूसरा, संकट के समय कौन आपका साथी रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भारत जैसे देश में, मुझे याद है 1998 में पहली बार सांसद बना था। तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और बाद में वो बीमारी फैलते फैलते प्रदेश के 38 जनपदों में फैली थी, इंसेफ्लाइटिस की। जी, एक भयावह रूप ले चुकी थी। 1978 से लेकर के और 98 तक
कोई उसका पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, न सेंट्रल न स्टेट, कहीं भी नहीं। 98 में मैंने उस मुद्दे को संसद में रखने का प्रयास किया था, कुछ अड़चनें आई, फिर मुझे सफलता मिली, मैं लड़ता रहा। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान 1905 में बना चुका था और भारत में वैक्सीन आया 2006 में। 100 वर्ष लगे हैं वैक्सीन आने में, भारत आने में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान मात्र 9 महीने के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन देशवासियों को दिया। क्या इसके प्रति देशवासियों को कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करनी चाहिए? 19वीं सदी के प्रारंभ में देश के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। दुनिया में 2.5 करोड़ से अधिक लोग मरे थे और 2.5 करोड़ से अधिक लोग उस दौरान मरे थे। भारत के अंदर गांव के गांव साफ हो गए थे। यह देश गुलाम था, न दवा की व्यवस्था थी और न ही राशन की व्यवस्था थी। जितने लोग बीमारी से मरे थे उससे कई गुना लोग भूख से मरे थे। वंदे मातरम जैसा, आनंद मठ जैसा उपन्यास उसके बाद आता है। पहली बार हुआ है कि कोरोना की आहट के साथ ही देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है और लगातार उन सभी कार्यक्रमों को लेकर आगे कार्य हो रहा है। हर गरीब के पास अपना मकान हो, हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो और ग्रीन ईंधन उससे प्राप्त हो सके, हर गरीब के पास बिजली हो, बिजली का लट्टू उसके घर में जलता हुआ दिखाई दे रहा हो, हर गरीब को वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम चल रहे हों। ये सभी जो कार्यक्रम हैं, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये भारतवासियों के जीन्स में है। अगर आपने कुछ किया है तो उसके प्रति वह कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके। और ये पहली बार आजादी के बाद हुआ है जो इन 9 वर्षों के अंदर ये सब देखने को मिला है। बीजेपी के लिए आप 2024 में 250 से 300 या 300 से 325, इन दोनों में से किसे टिक करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी 300 से 325 से ऊपर सीटें जीतेगी। आपने जो अपनी सारी योजनाएं अभी बताई और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इन्हें घर घर पहुंचाना चाहिए, इसमें आपने कोई भेदभाव नहीं किया, जाति, धर्म, किसी भी वजह से। लेकिन आजकल जो वापस मैं आपको उस मुद्दे पर ला रहा हूं, रामचरितमानस को लेकर जो बात हो रही है और खास तौर पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको पकड़कर लोगों ने एक इसमें से शूद्र वाला एंगल निकाल लिया और कहा है कि रामचरितमानस डिवाइड करती है। आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या इसकी व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, जिस मंच पे इसकी व्याख्या मुझे करनी होगी वहां जरूर करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, ये विकास और निवेश जैसे मुद्दों से प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए उस पार्टी की शरारत का एक हिस्सा है जिसके एजेंडे में कभी विकास नहीं था, कभी जिसके एजेंडे में कभी निवेश नहीं था और जिनके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के वासियों को पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। लेकिन उसी पार्टी के संस्थापक को अभी आपने पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया है। हाँ, ये पार्टी का बड़प्पन है कि अगर जन सेवा के लिए कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन समर्पित होकर के कार्य किया है तो उसको सम्मान देने, इसके प्रति तो समाजवादी पार्टी को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करे। पर वो तो भारत रत्न मांग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना कि स्वयं सम्मान देंगे नहीं, और अगर कहीं सम्मान मिल रहा है तो उससे फिर पेट नहीं भरता। योगी जी, आप 50 वर्ष के हैं
फिर भी आप अपने आप को कभी इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते कि आप युवा नेता हैं। आप उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, आप उम्र में अरविंद केजरीवाल से भी छोटे हैं। ये दोनों ये कहते हैं कि हम तो बहुत युवा हैं। इस नाते आपके पास एक्टिव पॉलिटिक्स के कम से कम नहीं तो अभी 30 वर्ष और हैं, और 50 वर्ष की उम्र में ही आपने ये ऊंचाइयां पाली हैं इतनी जल्दी। अब आगे के जो 30 वर्ष हैं, इसमें आपका एजेंडा क्या रहने वाला है? आप अगला प्लान क्या है? एक योगी के रूप में जीवन आगे बढ़ाना। एक पॉलिटिशियन के रूप में, प्रशासक के रूप में नहीं, एक योगी के रूप में। तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखते हैं? योगी वाला भी, प्रशासक वाला भी, जैसे मैंने शुरू में कहा, और अब तो आप और जिस तरह के सपने आप देख रहे हैं, एक दिन उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी 28-29 लाख करोड़ की है, जो कि शायद आप उस हिसाब से अगले साल पार कर लेंगे। हाँ, पाकिस्तान से अच्छी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर है, और हम उसको बहुत शीघ्र उससे और बेहतर कर देंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, हमसे बात करने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को आज आपका ये रूप और आज आपने जो बातें कही हैं वो जरूर उनको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद जी। थैंक यू।